हेलो फ्रेंड्स, आज स्वतंत्रता दिवस है। तब दोस्तों आज आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सहारा रिफंड पोर्टल को लेकर। सहारा रिफंड पोर्टल जब से लॉन्च हुआ है तब से निवेशकों को कुछ ना कुछ परेशानी सामने आती जा रही है। कभी निवेशकों के लिए लॉन्च किया गया पोर्टल खराब हो जाता है, कभी फॉर्म अपलोड नहीं होता है, तो कभी कुछ ऐसी प्रैक्टिकल समस्या उत्पन्न हो जा रही है, प्रैक्टिकल कुछ सवाल खड़े हो जा रहे हैं जिसको लेकर निवेशक सोच में पड़ जा रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। कोई भी इसका सही जवाब देने को तैयार नहीं है, ना तो सहारा और ना ही सीआरसीएस। ऐसे ही कुछ प्रश्नों को लेकर आज मैं हाजिर हुआ हूं, जैसे कि अभी तक कितने आवेदन पड़े हैं, अगर डिपॉजिट अमाउंट डालना है ये कि मैच्योरिटी अमाउंट डालना है, फॉर्म गलत भर दिया है सहारा हाउसिंग और क्यू शॉप वालों को कब मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, डिपॉजिटर मर गया है उसका क्या करना है, अभी मैच्योरिटी नहीं हुई है क्या करूं, फॉर्म भरूं कि नहीं भरूं, तथा लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो निवेशक 15-20 दिनों से पूछ रहे हैं। तो आज का ये एपिसोड निवेशकों के उन सवालों को लेकर मैं हाजिर हुआ हूं जो निवेशक बार बार पूछ रहे हैं। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, हो सकता है कि कुछ ऐसा सवाल हो जो आपसे जुड़ा हुआ हो, और अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे, स्किप करके देखेंगे, तब हो सकता है कि आपका अपना सवाल छूट जाए। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला सवाल आ रहा है कि अभी तक जब पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है, हालांकि अभी पिछले 2-3 दिन से पोर्टल ठीक से काम कर रहा है, लेकिन अभी तक कितने लोगों ने लगभग ऑनलाइन अप्लाई किया है। तो जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से अभी तक 32 लाख से ज्यादा लोगों ने रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया है। हो सकता है कि जब तक यह वीडियो मैं अपलोड करूं तब तक यह संख्या 1-आध लाख और बढ़ भी जाए, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से काफी ज्यादा संख्या में लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी तक जो आंकड़ा सामने आया है वो आंकड़ा 32 लाख का है। दूसरा एक सवाल आ रहा है कि जब मैं अप्लाई करने जाता हूं तो उसमें जो मैंने पूंजी डिपॉजिट किया है उस अमाउंट को भरना है या फिर मैच्योरिटी वाले अमाउंट को भरना है। तो दोस्तों इसमें आपको जो पूंजी आपने जमा की है, अर्थात जो डिपॉजिट अमाउंट है, जो आपके द्वारा जो अमाउंट डिपॉजिट किया गया है उस अमाउंट को भरना है, मैच्योरिटी अमाउंट को नहीं भरना है। एक और सवाल बार बार आ रहा है कि फॉर्म को अपलोड करते समय गलती हो गया है, गलत बॉन्ड का नंबर मैंने गलत कर दिया है, नाम में कुछ गलती हो गया है, मतलब इस तरह के कुछ गलतियों वाले जा रहे हैं कि मैंने जो अप्लाई किया ऑनलाइन उसमें कुछ गलती हो गया है, तो अब मेरा क्या होगा। तो दोस्तों इसको तो सही बता पाना मुश्किल है कि आपने अगर गलत फॉर्म फिल किया है, आपने क्या गलती की है। अभी इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका वहां एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों क्या हो सकता है कि आपके आवेदन को 45 दिनों के अंतर्गत रिजेक्ट किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा। अगर नहीं मिला आपका तो मिल गया तब तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपकी गलती के चलते अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है तब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें प्रोविजन है कि जब आपका रिजेक्ट हो जाएगा तब आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि रिजेक्शन के बाद आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगर आपने गलत आवेदन कर दिया है एक बार तब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मिल गया तब तो ठीक है, अगर नहीं मिला तब रिजेक्ट होगा, और रिजेक्ट होने के बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी काफी समय है। तो काफी समय का जब आ रहा है तब एक सवाल ये भी आ रहा है कि ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है। यह सवाल काफी लोगों ने पूछा है कि किस जो नोटिफिकेशन आया है उसमें किसी भी लास्ट डेट की कोई चर्चा नहीं है, तब लास्ट डेट क्या है। तो दोस्तों ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था ये 29 मार्च 2023 का जजमेंट था।
इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 5,000 करोड़ रुपए 31 दिसंबर मतलब 9 महीना का उन्होंने समय दिया था कि 9 महीना के अंदर सरकार 5,000 करोड़ रुपए निवेशकों को भुगतान करे। तो उस हिसाब से 29 मार्च से अगर हम लोग 9 महीना जोड़ते हैं तो यह 29 दिसंबर की तारीख आती है। अर्थात सरकार को 29 दिसंबर तक 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान निवेशकर्ताओं को कर देना है। अब सरकार ने कहा है कि आपको अगर अपना भुगतान लेना है, रिफंड लेना है, तब आपको इस टोटल जो प्रक्रिया है वो 45 दिन लगेगी। तो अगर हम लोग 29 दिसंबर लास्ट डेट रखते हैं तब यह आपको 13 नवंबर का डेट बैठता है कि 13 नवंबर से अगर 45 दिन आप जोड़िएगा तब जाकर 29 दिसंबर आता है। तब एक तरह से आप मान सकते हैं कि लास्ट डेट जो है यह 13-14 नवंबर के आसपास आएगा। लेकिन आप लास्ट डेट के इंतजार में मत बैठे रहिए, हो सकता है उसमें सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, वेबसाइट में कुछ दिक्कत हो जाए, फॉर्म आपका डाउनलोड अपलोड नहीं हो पाए। तो इस स्थिति में आप लास्ट डेट का बिल्कुल इंतजार मत कीजिए। आप जितना जल्द हो सके, यथाशीघ्र जो भी हो सके, आप अपना अप्लाई ऑनलाइन कर दीजिए। तो मान के चलिए जो लास्ट डेट है वो 15 नवंबर है। अब एक सवाल आ रहा है कि इसमें जो डिपॉजिटर है वो उसकी डेथ हो गई है, वो डेथ हो गया है, तो उसका क्या करे, उसको कैसे मिलेगा, नॉमिनी को क्या मिलेगा। तो इसको भी लेकर सहारा के तरफ से या फिर सीआरसीएस के तरफ से कोई सूचना नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन जो हमारा बैंकिंग लॉ बोलता है, जो डिपॉजिटर के डेथ होने के विषय में जो आरबीआई का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार जो बोला जाता है, कहा जाता है, जो नियम है उसके अनुसार होता है कि अगर डिपॉजिटर की मौत हो गई हो तो जो नॉमिनी है वो डिक्लेरेशन फॉर्म भरेगा, एक डेथ सर्टिफिकेट लगाएगा, एक एफिडेविट लगा देगा उसके साथ में, और उसके बाद ये अप्लाई करेगा। ये बैंकिंग लॉ है, जो आरबीआई का गाइडलाइन है कि अगर डिपॉजिटर की मौत हो जाती है, नॉमिनी को पैसा लेना है, तब आपको वहां से सहारा के ऑफिस से एक फॉर्म मिलता है नॉमिनी का। नॉमिनी फॉर्म लेकर डिपॉजिटर का डेथ सर्टिफिकेट लगाकर, और ज्यादा से ज्यादा आपको बोलेगा एक एफिडेविट कर दीजिए, तो एक एफिडेविट के साथ उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। तो इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कोई नोटिफिकेशन नहीं है, आपको बहुत सारे चैनल वाले बोलेंगे कि नहीं कोई सूचना है आप नहीं कीजिए, लेकिन एक लॉ होता है, एक कानून होता है, आप कानून से अलग नहीं जा सकते। जो नियम है वो नियम है। जो बैंकिंग लॉ है, बैंकिंग लॉ के अनुसार अगर डिपॉजिटर की डेथ होती है तब जो बैंक होता है वो आपको एक नॉमिनी फॉर्म देता है, और उसके साथ ही आपको डेथ सर्टिफिकेट लगाकर, एक एफिडेविट लगाकर अप्लाई करना होता है, तब जाके नॉमिनी को पैसा मिलता है। ये आरबीआई का गाइडलाइन है, रूल्स है, तो इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। कोई कुछ भी बोले आप अप्लाई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिजेक्ट होगा। आप नहीं भी अप्लाई कीजिएगा तो भी आपको नहीं मिलेगा, रिजेक्ट होगा तो होगा। लेकिन अगर आप कानून का पालन करते हैं, कानून के हिसाब से अप्लाई करते हैं, तो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। ये तो बात हो गई कि अगर डिपॉजिटर की डेथ हो गई हो तो। बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी आ रहा है कि मैच्योरिटी अमाउंट अभी मैच्योर्ड नहीं हुआ है, कि जो हमारा जो निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो अभी मैच्योर्ड नहीं हुआ है, क्या मैं ऑनलाइन अप्लाई कर सकता हूं। तो दोस्तों जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर जिनका अभी मैच्योर्ड नहीं हुआ है उनको अप्लाई नहीं करना है और ना करना चाहिए, क्योंकि नोटिस के हिसाब से तो यही है कि अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो मैच्योर्ड हो गया है तभी आपको रिफंड किया जाएगा। तो जिन लोगों का अभी इन्वेस्टमेंट मैच्योर्ड नहीं है वो लोग ऑनलाइन अप्लाई नहीं करें। अब दोस्तों सबसे बड़ा एक सवाल आ रहा है सहारा हाउसिंग, सहारा रियल एस्टेट और क्यू शॉप वालों को लेकर। इन लोगों को लिए अभी तक कोई सूचना नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ना तो सीआरसीएस की तरफ से और ना ही सहारा की तरफ से, कि सहारा हाउसिंग और क्यू शॉप वाले अब क्या करेंगे, उनको रिफंड का पैसा कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा। तो दोस्तों इसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अगर आप सहारा ऑफिस में जाके पूछते हैं
तो वहां के अधिकारियों के द्वारा सही सूचना नहीं दी जाती है। सिर्फ यही बोला जाता है कि आप लोगों को समय आने पर सूचित किया जाएगा, अभी इसको लेकर कोई सूचना नहीं है। और जो 4 सहकारी समितियों को देने की बात हुई है, तो उसमें सहारा हाउसिंग और क्यूसॉप वाले का जिक्र नहीं है। तो जहां तक 29 मार्च के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बात है, तो उस हिसाब से अभी तो फिलहाल आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। अब इसमें सवाल एक आता है कि हम लोगों को कब पैसा मिलेगा, हमारा रिफंड कब मिलेगा। जब आपको कोई ऑथेंटिक सूचना नहीं मिलती है, तब इसका उपाय, एक कानूनी उपाय मैं आपको बताता हूं, जिसका कार्ड किसी के पास नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले इसको नहीं समझ रहे हैं, इस नियम को, इस कानून को नहीं समझ रहे हैं और इसको नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि जो नियम है, जो कानून है, वो सबके लिए है और उसको मानना सबके लिए बाध्य है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका इन्वेस्टमेंट सहारा हाउसिंग, रियल एस्टेट या क्यूसॉप में है और आपको रिफंड को लेकर कोई सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, तब आप सूचना का अधिकार 2005 आरटीआई एक्ट 2005 का काम कीजिए। 2000 सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट 2005 का उपयोग कीजिए। आप सहकारिता विभाग में जन सूचना पदाधिकारी के नाम से एक आवेदन लिखिए, जिसमें आप अपने निवेश से संबंधित सारा डिटेल लिख दीजिए और उससे यह क्लियर कट पूछिए, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं पूछना, क्लियर पूछिए कि मेरा जो ये निवेश का अमाउंट था, यह कब तक मिलेगा, मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है। जब आप इस तरह का स्पष्ट सवाल सहकारिता विभाग से पूछेंगे, तब वह आपको बाध्य हो जाएगा कि आपको 30 दिनों के अंतर्गत लिखित रूप में आपको जवाब दे कि आपका पैसा कब मिलेगा, अगर नहीं दिया जा रहा है तो क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये सारा जवाब उसको लिख कर देना बाध्य है। ये नियम है, लॉ है, कानून है। आरटीआई एक्ट के खिलाफ कोई जा नहीं सकता है। अगर मान लीजिए आपको 30 दिन के अंदर जवाब नहीं मिलता है, तब आप अपीलेट अपीलीय पदाधिकारी, इसको अपीलेट ऑफिसर बोलते हैं, उसके यहाँ 30 दिनों के बाद आवेदन दे सकते हैं, तो वहां से आपको जवाब जरूर मिलेगा। इसमें आपको बहुत ज्यादा लिंगर प्रोसेस नहीं है। इसमें 10 रुपए का डीडी या 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगता है। डिटेल आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आरटीआई सूचना का अधिकार कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखिए और सूचना के अधिकार के अंतर्गत आप सहकारिता विभाग से वो सूचना मांगिए। आपको अपना जो निवेश का जमा पूंजी है उसके बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगा। आप दूसरे चैनलों के बहकावे में बिल्कुल नहीं आए। मैं आपको कानूनी जानकारी दे रहा हूं जिसका काट किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों, आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, तथा साथ ही साथ अगर आपको कोई अन्य क्वेश्चन पूछना हो, कोई अन्य प्रश्न पूछना हो, तब आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।